हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है। ओके, जिसमें फिजिकल तरीके से अपन पेमेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपन पेमेंट कैसे करते हैं। तो ये सब देखने के बाद जैसे और भी कुछ है। ओके, जैसे व्हाट इज़ पेमेंट गेटवे क्या होता है। ओके, फिर एनपीसीआई क्या है, इन सबको अपन डीप में देखेंगे। ओके, तो लेट स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले मेरे को आप बताओ कि यार जब हम पेमेंट करते हैं, चाहे वो यूपीआई के थ्रू हो या फिर फिजिकल फॉर्म में हो, तो दो तरीके से होता है। एक तो फिजिकल फॉर्म में और एक तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अच्छा, फिजिकल फॉर्म में तो हमें पता रहता है कि चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करते हैं, लेकिन इसमें भी आप देखो कि दो तरीके से डिफरेंट है चेक और डिमांड ड्राफ्ट में। जैसे यहाँ पर है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने चेक में कुछ गलत डेट डाली होगी तो चेक बैंक के द्वारा चेक क्या होता है, बाउंस हो सकता है। ओके, बाउंस हो सकता है, बैंक मना कर सकते हैं, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। अच्छा, बट अगर डिमांड ड्राफ्ट में ऐसी फैसिलिटी मिल रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि बैंक कुछ चार्ज करेंगे। ओके, अच्छा, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दिस। ओके, अच्छा, और देखो कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम जब पेमेंट करते हैं तो कितने तरीके से हो सकती है। उसमें भी अगर देखोगे आप तो जैसे यूपीआई के थ्रू हम डायरेक्टली कर सकते हैं फास्टर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रियल टाइम। इसमें दो आता है, आईएमपीएस एंड आरटीजीएस। क्या बोलता है बाद में देखते हैं, लेकिन अभी सिर्फ याद रखो कि ये दोनों क्या है, रियल टाइम है। मतलब इन दोनों में सबसे ज़्यादा फास्ट तरीके से अपन पेमेंट कर सकते हैं। बाकी ये जो है नेफ्ट, ओके, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, नाच, कार्ड्स, इन सब के थ्रू का क्या कर सकते हैं अपन, डिले सेटलमेंट कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी देर लगती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, डिले सेटलमेंट। अच्छा, और देखो कि जैसे हमने देखा कि ये रियल टाइम है, जिसमें अपन फास्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। मतलब देर नहीं लगेगी जब हम किसी सामने वाले पार्टी को या व्यक्ति को पेमेंट करेंगे, तो उसी कुछ सेकंडों के अंदर पेमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं या कुछ दिन भी लग सकते हैं। ओके, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, डिले सेटलमेंट बोलते हैं। अच्छा, अब एक एक करके अपन डीप में जानेंगे कि ये रियल टाइम और डिले सेटलमेंट एक्चुअल में क्या है। ओके, बट अभी के लिए याद रखो कि ये दोनों क्या है, रियल टाइम सेटलमेंट है, और ये जो चार है, ये डिले सेटलमेंट के माध्यम है। ओके, अच्छा, सबसे पहले अपन देखेंगे कि IMPS क्या होता है, व्हाट इज़ IMPS। अच्छा, IMPS में आपको सिर्फ इतना पता होगा कि व्हाट इज़ यूपीआई, तो फिर क्या ही बात होगी यार। IMPS कुछ नहीं है, इट इज़ यूपीआई। मतलब ये IMPS अगर है, इट इज़ IMPS, तो इसके अंदर क्या आएगा, यूपीआई आएगा, यूपीआई। ओके, अच्छा, तो IMPS इज नथिंग बट यूपीआई जैसा ही कुछ है ना, समझो। अच्छा, ये भीम ऐप और ये सब इसके अंतर्गत आता है। बट यहाँ पे क्या पूछेगा कि IMPS को रेगुलेट कौन करता है। तो हम क्या बोलते हैं कि हम क्या जनरली सोचते हैं कि यार सेटलमेंट की बात है तो, पेमेंट एंड सेटलमेंट की बात है तो आरबीआई आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। IMPS है रेगुलेटेड बाय एनपीसीआई। ओके, एनपीसीआई। ओके, अब देखो कि यार इतनी बढ़िया सिस्टम है, कुछ ही सेकंडों में अगर पेमेंट हो रही है, कितनी भी दूर चाहे करनी हो, तो इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी भी होगी बढ़िया सी। अच्छा, बिल्कुल है। कौन सी, नेशनल फाइनेंस स्विच। दिस इज नॉट CSS। ओके, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है ये कहाँ पर यूज़ होती है, यूपीआई में या फिर IMPS में। ओके, जहाँ पर बढ़िया सी सिस्टम चाहिए अपने को पेमेंट करने के लिए। ओके, अच्छा, यही जो टेक्नोलॉजी है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इसका प्रयोग अपन एटीएम में भी करते हैं। ओके, आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें समझने की बात है कि एक तो याद रखो टेक्नोलॉजी कौन सी प्रयोग होती है। अच्छा, प्लस इसको रेगुलेट कौन करता है, एनपीसीआई। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये नेफ्ट क्या है, व्हाट इज़ नेफ्ट, व्हाट इज़ आरटीजीएस। ओके, व्हाट इज़ IMPS। अब तीनों के जो बीच का डिफरेंस है अपन यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अच्छा, देखो कि ये नेफ्ट क्या है, आरटीजीएस क्या है, व्हाट इज़ IMPS। ओके, सॉरी। ओके, देखो पहले तो रेगुलेटर देख लो कि तीनों के रेगुलेटर कौन है। अच्छा, ये जो दोनों हैं नेफ्ट एंड आरटीजीएस, इन दोनों का रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई के द्वारा ये रेगुलेट होते हैं। और ये जो IMPS है वो एनपीसीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं। ओके,
अच्छा ये देख लिया। अब मेरे को बताओ कि क्या नेफ्ट में और आईएमपीएस में मतलब मिनिमम रकम आपको ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए होगी कि मिनिमम रकम कोई चाहिए जिसके अगर इतनी रकम होगी तो ही हम अपन ट्रांसफ़र कर सकेंगे या पेमेंट कर सकेंगे। ओके, तो यस, इस दोनों में क्या होती है, मिनिमम रकम नहीं होती है। ओके, बट यहाँ पर होती है। अच्छा, एग्जाम्पल से समझो और ज़्यादा मतलब आपको समझ में आएगा कि यार ये जो है आरटीजीएस, दिस इज़ फॉर अंबानी। क्यों अंबानी? क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम रकम भी होगी ना, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये रखनी पड़ती है मिनिमम रकम, लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम रकम भी होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी, जैसे 1 करोड़ फॉर एग्जांपल। ओके, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता नेफ्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है जेठालाल। तो दिस इज़ फॉर अंबानी, दिस इज़ फॉर जेठालाल, जो कि उससे छोटा व्यापारी है, बहुत छोटा। ओके, और उससे जेठालाल से भी ज़्यादा अगर छोटा कोई व्यापारी है इन नॉट व्यापारी बट मतलब फाइनेंशियल मामले में, ओके, तो ये कौन है, पोपटलाल। ओके, तो मतलब ये बड़े आदमी के लिए, उससे छोटे छोटे आदमी के लिए ये नेफ्ट, और उससे भी छोटे आदमी के लिए ये आईएमपीएस। और रेगुलेटर याद कर लो, व्हाट इज, यहाँ पर कौन थे, आरबीआई था नेफ्ट को कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला। यहाँ पर भी आरबीआई था आरटीजीएस में, लेकिन आईएमपीएस में कौन होगा, एनपीसीआई होगा। अच्छा, बट जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो है आईएमपीएस एंड आरटीजीएस ये क्या है, रियल टाइम है। बाकी के ये सब है क्या है, डिले सेटलमेंट। जहाँ पर हमने समझा था कि रियल टाइम सेटलमेंट क्या होता है। ओके, कुछ सेकंडों में अगर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं रियल टाइम। बट डिले सेटलमेंट क्या है, व्हाट इज डिले सेटलमेंट। ओके, डिले सेटलमेंट कुछ नहीं होता है, यहाँ जैसे डायग्राम है उसके थ्रू हम अपन समझते हैं व्हाट इज डिले सेटलमेंट। अच्छा, मानो यहाँ पर कोई एक बैंक है, यहाँ पर भी कोई एक बैंक है, ये है एसबीआई, दिस इज एचडीएफसी। अच्छा, अब इस बैंक ने मतलब इसमें ट्रांसफ़र किया 50 करोड़। यार बैंकिंग ट्रांसफ़र तो हो सकते हैं ना, दो बैंकों के बीच में भी तो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ऐसे ट्रांसफ़र जनरली कब होते हैं, जब सीआरआर और एसएलआर जो होता है रखना पड़ता है बैंकों को, उसको फुलफ़िल करने के लिए बैंकिंग ट्रांसफ़र होते हैं। या तो फिर और तरीके से भी हो सकते हैं, जैसे अगर ये एसबीआई का ग्राहक है और एक तरफ है दूसरा ग्राहक एचडीएफसी का, तो जिसका अकाउंट एसबीआई में है वो आदमी अगर एचडीएफसी के अकाउंट वाले आदमी को ट्रांसफ़र करता है तो तभी भी तो होता है, तभी भी तो हो सकता है दो बैंकों के बीच का ट्रांसफ़र। तो कई तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर याद रखना है कि जब भी दो बैंकों के बीच का ट्रांसफ़र होगा, मानो यहाँ पर एक इस बैंक ने यहाँ पर भेजे 50 करोड़, और उसी दिन या कुछ घंटों के बाद इस बैंक ने यहाँ पर भेजे 30 करोड़। ओके, लेकिन अब क्या होगा कि जहाँ पर जैसे यहाँ पर भेजे थे 50 करोड़, तो ये बैंक जो है वो इसको डायरेक्टली 50 करोड़ नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 30 करोड़ तो उसने भेज दिए थे दूसरी बैंक को 50 करोड़, लेकिन अभी देखो अभी भी कितने 20 करोड़ का हिसाब बाकी है। तो अब कुछ घंटों के बाद क्या होगा ना कि ये जो 20 करोड़ है ये बैंक इसको भेज देगी और दोनों के बीच का जो हिसाब है बराबर हो जाएगा। क्या समझा हमने कि यार यहाँ पर 50 करोड़ भेजा जा रहा है तो ये डायरेक्टली 50 करोड़ पहले नहीं भेजेगी। ओके, पहले देखेगी कि इसने भी तो 30 करोड़ भेजा है, तो डायरेक्टली 50 करोड़ नहीं भेजेगी। क्या करेगा, हिसाब टोटल कुछ घंटों के बाद लगाएगा और देखेगा कि यार दोनों के बीच का व्यापार कितना हुआ है। जैसे इसने भेजा 50 करोड़ और इसने भेजा 30 करोड़, तो अब कितना करोड़ बाकी है, 20 करोड़ बाकी है। तो कुछ घंटे समय के बाद क्या होगा, ये बैंक जो है सिर्फ 20 करोड़ ही इसको भेज देगी। ओके, तो ऐसे इस दोनों बैंकों के बीच का जो व्यापार है वो इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको अपन बोलते हैं डिले सेटलमेंट। डिले सेटलमेंट क्यों? क्योंकि कुछ समय के बाद हिसाब लगाकर भेजा जा रहा है पैसा, इसीलिए डिले सेटलमेंट। ओके, और देखो, अच्छा और देखो कि ये जैसे यहाँ पर हमने देखा था। ओके, जैसे यहाँ, यस, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि ये तीनों तो हमने हमने देख लिया। ओके, बट ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या होता है, व्हाट इज नाच। जैसे कार्ड का तो हमें पता होता है, एटीएम कार्ड वगैरह यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन अब जो बारी है ये दोनों के बारे में है। ओके, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस एंड नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। ओके, देखो कहाँ गया, ओके यहाँ देखो, ये जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या होता है। ओके, और नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस क्या होता है। अच्छा, क्या होता है ना कि फुल फॉर्म याद रखने में दिक्कत होती है, तो मैंने यहाँ पर फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट फुल फॉर्म भी साथ में लिख दिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। ओके, अच्छा और देखो, पहले तो देखो तो है क्या, ये है क्या, ये कुछ नहीं है यार,
दोनों का उपयोग सेम ही है। जैसे हम क्या करते हैं, दोनों का उपयोग होता है बल्क पेमेंट करने के लिए। व्हाट इज़ बल्क पेमेंट? बल्क पेमेंट कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, अपन क्या करते हैं कि अपन का अकाउंट होता है, तो अगर आपने भी किया है तो मतलब बिजली का बिल जो होता है वो भरने के लिए क्या होता है कि मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट है और मतलब अच्छा, देखो कि व्हाट इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ओके, जिसको अपन अ, अच्छा, देखो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या है, व्हाट इज़ नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, और दोनों का उपयोग क्या है, दोनों का उपयोग क्या है, और दोनों का उपयोग है बल्क पेमेंट। बल्क पेमेंट मतलब फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट शिष्यवृत्ति किसी को दे रहे हैं, ओके, तो क्या ये एक एक स्टूडेंट के अकाउंट में मतलब ट्रांसफ़र करेगी पैसा? नहीं, एक साथ करेगी। इसी को तो अपन बल्क पेमेंट बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल है पेंशन। ओके, पेंशन। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल। मतलब इसमें क्या होता है, अपन का अकाउंट है तो उसमें से जितनी रकम चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए जितनी रकम चाहिए, तो मंथ के एंड में या कुछ समय के बाद ऑटोमेटेड मतलब क्या कट हो जाएगी। ओके, ओके, तो इसमें ऐसा होता है, ट्रांसफ़र करने की मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। टाइम आने पर क्या होता है, ऑटोमेटेड तरीके से मतलब कट हो जाएगा, जितना पैसा भरना है उतना। ओके, बाकी इस पेंशन के एग्जांपल से और ज़्यादा आपको याद रहेगा, तो पेंशन पेंशन का एग्जांपल आप याद रखना। ओके, ओके, दोनों का उपयोग क्या है, बल्क पेमेंट। बल्क पेमेंट का मतलब क्या है, एक साथ पेमेंट करने के लिए, मतलब एक एक के खाते में आपको नहीं डालना है पैसा, एक साथ आपको पैसा डालना है। अच्छा, और देखो कि ये जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इसका रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑटोमेटेड वाली बात है, क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इसका रेगुलेटर आरबीआई नहीं है, इसका रेगुलेटर है एनपीसीआई। कई बार तो क्वेश्चन यहाँ से ही आता है कि किसका रेगुलेटर कौन है। ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों का उपयोग भी सेम है, बट अपन याद रखते हैं कि जो ऑटोमेटेड वाली बात है वो यहाँ पर है, एनपीसीआई की है। ओके, बाकी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस किसकी है, मतलब आरबीआई की बात हो रही है। ओके, अच्छा, देखो यहाँ पर मतलब डिफ़िकल्टी ना हो हमें रेगुलेटर याद करने में, इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कौन किसको रेगुलेट करता है। जैसे यहाँ पर आरबीआई से रेगुलेट होने वाली चीज़ें यहाँ पर है, और यहाँ पर है एनपीसीआई से रेगुलेट होने वाली चीज़ें। अच्छा, देखो आरबीआई आरबीआई किसको रेगुलेट करता है, आरटीजीएस को, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को, और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस को। ओके, अच्छा, मेरे को एक बात बताओ अभी कि ये जो आरटीजीएस है, ये जो आरटीजीएस है, ये डिले सेटलमेंट है या मतलब रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट का पार्ट है? तो दिस इज़ व्हाट, अगर आपने पहले देखा होगा तो दिस इज़ रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट का पार्ट है। बाकी ये दोनों जो है वो डिले सेटलमेंट का पार्ट है। ओके, और देखो कि अब देखो कि एनपीसीआई जो है, एनपीसीआई ये किसको रेगुलेट करता है। अच्छा, हमने जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी देखी थी जिसका प्रयोग होता था आईएमपीएस में, यूपीआई में, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो ये जो है टेक्नोलॉजी कौन रेगुलेट करता है, एनपीसीआई। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने देखा था नाच। ओके, NACH, नाच, ये भी कौन रेगुलेट करता है, एनपीसीआई। अगेन ये दोनों जो है डिले सेटलमेंट का पार्ट है। और हमने देखा था आईएमपीएस जिसमें हमें अपन को याद रखना था यूपीआई। ओके, ये क्या है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है। तो ये जो दोनों है, दिस इज रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, बाकी के ये जो है दिस इज डिले सेटलमेंट। ओके, और रेगुलेटर भी हमने देख लिया। ओके, इन तीनों को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, और ये तीनों को कौन रेगुलेट करता है, एनपीसीआई। ओके, अच्छा, और देखो कि यार ये पेमेंट गेटवे क्या है, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा, व्हाट इज पेमेंट गेटवे। अच्छा, ये पेमेंट गेटवे यार कुछ नहीं है। ओके, सिंपल सी चीज़ है, अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे पहले तो इसका रेगुलेटर देख लो, पेमेंट गेटवे का जो रेगुलेटर है वो आरबीआई नहीं, एनपीसीआई। हु इज एनपीसीआई। ओके, अच्छा, मानो एक बैंक है। ओके, एसबीआई है, बैंक है। अच्छा, इसने क्या किया, इसने इस चिंटू को क्या किया, कार्ड दिया, क्रेडिट कार्ड दिया या कुछ भी दिया। ओके, जैसे क्रेडिट कार्ड पर लिखा होता है ना यार कुछ पेमेंट गेटवे का नाम, तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे कौन है, दिस इज वीज़ा। वीज़ा जो है ये वीज़ा 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 कार्ड इसके पास है।
और इसमें जो वीज़ा है कोई कंपनी का नाम है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो, उसका नाम है वीज़ा। ओके, उस कार्ड पे लिखा है वीज़ा। अच्छा, अब ये जो चिंटू है, अगर कुछ खरीदी कर कर उसी कार्ड से पेमेंट करता है, तो मेरे को बोलो कि क्या चिंटू के अकाउंट्स में से वो जो कुछ मतलब एक कंपनी है, ओके, जिसका नाम कार्ड पर है, तो उस कंपनी को, यार वो कंपनी भी तो कुछ पैसे कमाएगी यार बीच में, तो वो जो कुछ चार्जेस लगाएगी मेरे को, क्योंकि क्यों चार्जेस लगाए यार, चिंटू के पास वीज़ा कार्ड है, मतलब उस कंपनी का नाम उसके कार्ड पे छपा हुआ है और उसी से वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। ओके, अगर पेमेंट कर रहा है तो वीज़ा जो कंपनी है, मानो कंपनी ही अपन ले लेते हैं, तो वीज़ा कंपनी है, क्या उससे मतलब चिंटू के खाते में से पैसे कट करेगी, कुछ चार्ज लगाएगी? नो, आंसर विल बी नो। अगर चिंटू खरीद भी कर रहा है तो उसके अकाउंट में नहीं, उसके अकाउंट में से पैसे कट नहीं होते। पैसे कट हो गए जिसकी दुकान से उसने खरीदा है। ओके, जैसे यहाँ पर है लालू सेठ। ओके, यहाँ पर देखो इसका इसका मतलब इसलिए थोड़ा सा उदास लग रहा है। ओके, अच्छा, तो हमने क्या समझा कि अगर कोई कंपनी है, मतलब कोई कंपनी है, कोई फाइनेंशियल कंपनी है जो क्या करती है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरिस्ट के रूप में काम कर रही है। कैसे? अगर यहाँ पर चिंटू का, जैसे यहाँ पर चिंटू का ही एग्जांपल, अगर दूसरी बार भी चिंटू का एग्जांपल अगर हम देखें, तो चिंटू क्या कर रहा है कि चिंटू के पास है वीज़ा कंपनी के नाम, कंपनी के नाम का कार्ड, और उससे क्या कर रहा है, वो खरीद कर रहा है और पेमेंट कर रहा है। लेकिन खरीद करने पर भी खरीद करके पेमेंट करने के बाद भी उसके पैसे से उसके अकाउंट से पैसे नहीं कट रहे। क्यों? क्योंकि ये जो है किस पे लागू पड़ता है, वो जिसकी दुकान से खरीदी करेगा उस पर लागू पड़ा। जैसे यहाँ पर है लालू सेठ, तो लालू सेठ के खाते में से पैसे कटेगा। ओके, और इसीलिए अपन इसको दूसरा नाम अगर बोले तो इसको हम बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। पूरी सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे? पूरी सिस्टम को अपन बोलेंगे पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे। क्यों पेमेंट गेटवे? क्योंकि यार इसके और इसके बीच में कौन है? दिस इज पेमेंट गेटवे वाला, नॉट पेमेंट गेटवे, बट इसके और इसके बीच में कौन है, मतलब चिंटू के बीच में और इस सेट के बीच में कौन है? ये कंपनी कुछ चार्ज ले रही है। किससे ले रही है? लालू सेट से ले रही है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं पेमेंट गेटवे। रियल लाइफ में इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट यहाँ पर हमें सिर्फ एग्जाम के लिए याद रखना है, एमसीक्यू सोल्व करने के लिए याद रखना है, इसलिए इतना इनफ है। ओके ओके, दूसरा नाम क्या है इसका? व्हाट इज़ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अगर कोई आपसे पूछ ले और एमसीक्यू आ गया कि व्हाट इज़ मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और ये जो रेट है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये किसको पे करना होता है, मतलब बायर को या सेलर को? तो आंसर विल बी सेलर। ओके, यहाँ पर देखो लालू सेठ है। ओके, इसलिए। अच्छा, जैसे हमने देखा था कि जो डिले सेटलमेंट है उसमें कार्ड्स भी हिस्सा है, मतलब डिले सेटलमेंट का। तो यहाँ पर कार्ड्स में अपन क्या पढ़ेंगे? एटीएम। ओके, एटीएम के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एटीएम्स के टाइप है। तो मेरे को बताओ कि ये जो एटीएम है, इतनी बढ़िया सिस्टम है, तो पूरी सिस्टम को कार्य करने के लिए, वर्क करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी तो चाहिए। पहले मैंने आपको बताया था, ये जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच सर्विस है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है, कौन रेगुलेट करता है? एनपीसीआई। ओके, एनपीसीआई। इसका दो अपन ने उपयोग देखा था, एक तो एटीएम में, प्लस दूसरा कहाँ पर देखा था? आईएमपीएस में। ओके, जो कि किसको याद रखना था? आईएमपीएस के यूपीआई को मतलब याद रखना था। ओके, तो आईएमपीएस में प्लस एटीएम में, इन दोनों बातों में एक चीज़ कॉमन थी, टेक्नोलॉजी। कौन सी? नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ओके, रेगुलेटेड बाय एनपीसीआई। ओके, अब देखो मतलब यार एटीएम के भी बहुत टाइप होते हैं। ओके, जैसे अगर बैंक का लेबल लगा हुआ है तो इसको अपन बोलेंगे कि ये बैंक का, मतलब ये जो एटीएम है रेगुलेटेड बाय बैंक है। लेकिन अगर वहाँ पर वाइट लेबल है, मतलब वाइट कलर का जो है एटीएम, तो अपन समझ जाएंगे कि यार ये बैंक का नहीं है, क्योंकि बैंक में तो बैंक का लोगो लगा होता है, बैंक का लेबल लगा होता है। लेकिन ये क्योंकि वाइट है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे कि ये कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, या फिर कोई और है जो कि बैंक नहीं है। ओके, बैंक के सिवा और कुछ भी हो सकता है। और अगर यहाँ पर है ब्राउन, तो अपन बोलेंगे कि ये बैंक भी है प्लस आउटसोर्स भी है। ओके, दोनों मिलकर है, बैंक भी है प्लस दूसरा और कोई भी हो सकता है। ओके, तब होगा अपन ब्राउन एटीएम का कलर। ओके, और एक बार देख लो कि अगर बैंक का लेबल है तो अपन बोलेंगे कि ये बैंक के द्वारा रेगुलेटेड है। अगर वाइट है तो बोलेंगे कि ये बैंक को छोड़कर और किसी के द्वारा रेगुलेटेड है। लेकिन अगर ब्राउन है तो ब्राउन है, लेकिन अगर ब्राउन है तो इसमें कौन आ जाएगा? दोनों आ जाएगा। ओके, अच्छा, क्या कुछ बच्चा है? यस, एनपीसीआई। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट इज़ एमपीसीआई, क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा कि यार
बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनपीसीआई के द्वारा रेगुलेटेड होती है। लेकिन ये एनपीसीआई क्या होगा, लेकिन ये एनपीसीआई क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो जब तक हमें ये नहीं पता कि एनपीसीआई क्या है, हम कैसे याद रख सकते हैं कि ये चीज़ें एनपीसीआई के द्वारा रेगुलेटेड है। इसलिए अपन यहाँ पर साथ साथ देख ले रहे हैं कि भाई एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई कुछ नहीं है, एनपीसीआई क्या है, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। ओके, क्योंकि कंपनी है इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा तो रेगुलेट नहीं होगी, किसके द्वारा हो गई, कंपनी एक्ट 2013। ओके, अच्छा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अच्छा, लेकिन ख़राब किस्मत की वजह से भी आ सकता है। ओके, अच्छा, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, एनपीसीआई जैसा आपने देखा होगा कि भाई नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो सर्विस है, ऐसी टेक्नोलॉजी भी ला रही है। लेकिन ये एनपीसीआई को लाया किसने, मतलब किसका प्लान था ये? तो ये प्लान था आरबीआई प्लस इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। ओके, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, ओके, इन दोनों का प्लान था एनपीसीआई लाने का। अच्छा, और देखो कि ये एनपीसीआई है क्या किसी एक बैंक के द्वारा या आरबीआई के द्वारा बना है? नहीं, ये 10+ बैंकों का क्या है, प्लान है। मतलब 10+ बैंकों ने मिलकर इसको रेगुलेट, नॉट रेगुलेट, पर 10+ बैंक मिलकर इसको बनाया है। ओके, जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर। ओके, तो कल को पूछ लेगा कि भाई एनपीसीआई का कोई एक प्रमोटर है या एनपीसीआई का प्रमोटर ओनली गवर्नमेंट ही है? जैसा नहीं है, प्राइवेट बैंक भी इसमें हिस्सा है। ओके, अच्छा, बट अभी आपको सवाल होगा कि भाई एनपीसीआई है क्या है। तो हमें पता चल गया कि भाई ये कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका मतलब जिसका प्लान था वो था अपना आरबीआई प्लस आईबीए। ओके, और ये भी दिखा था कि भाई इसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट बन के, जिसमें 10+ बैंक्स है, प्रमोट भी कर रहे हैं। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार एनपीसीआई है क्यों, कार्य क्या है इसका? तो फाइनेंशियल इन्फ्लूजन मतलब करने के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए अपन ने क्या करा था, एनपीसीआई को लाया था। ओके, तो क्लियर है व्हाट इज एनपीसीआई। अब देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होती है। यहाँ पर कंफ्यूजन का मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है कि ई रूपी और ई रूपी क्या है। ये बोलने में भी सेम है, ई रूपी क्या है और ई रूपी क्या है, लेकिन रेगुलेटर दोनों के अलग अलग है। ओके, जैसे ये जो आप याद रख सकते हो ऐसे कि यहाँ पर है आई, तो यहाँ पर भी है आई। ओके, लेकिन यहाँ पर भी है आई, यहाँ पर भी तो आई है। लेकिन आप ऐसे याद रखो कि जहाँ पर डबल ई है वहाँ पर है अपना आरबीआई। ओके, और जहाँ पर ओनली आई है तो वहाँ पर है अपना एनपीसीआई। ओके, रेगुलेटर दोनों का डिफरेंट है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपना लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच।